हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर हम लोग ने कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट किया था। उसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सियल कंडीशन में क्या होती है और नॉन एक्सियल कंडीशन में क्या होती है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया था कि एक डाइपोल होता है तो उस पर टॉर्क कितना लगता है। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम लोग आपसे डिस्कस करने वाले हैं गॉसेस लॉ और उसके एप्लीकेशंस के बारे में। तो सबसे पहली बात ये है कि मैं आपको पहले ये बता देता हूं कि गॉसेस लॉ बहुत सारी बुक्स ने इसको गॉसेस थ्योरम भी लिखा है, लेकिन ये गॉसेस थ्योरम नहीं है, गॉसेस लॉ ही है, क्योंकि इसके अंदर कंडीशंस आती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हमारे पास कूलम्ब्स लॉ ऑलरेडी है तब हमें गॉस लॉ की जरूरत क्यों पड़ी है। कूलम्ब्स लॉ और गॉस लॉ इन दोनों में पहले मैं कंपैरिजन करके बताऊंगा कि कौन सा लॉ ज्यादा बेहतर है। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊंगा कि जब हमारे पास ऑलरेडी कूलम्ब्स लॉ अवेलेबल है तब हम लोगों को गॉस लॉ की जरूरत क्यों पड़ती है। कूलम्ब्स लॉ और गॉस लॉ दोनों का ही काम है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड करना, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना। जब कूलम्ब्स लॉ अवेलेबल है तो गॉस लॉ की जरूरत क्यों है, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। अगर चार्ज पॉइंट होगा तब उसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं। अगर पॉइंट चार्ज ना होकर के चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मान लीजिए किसी वायर के ऊपर चार्ज है, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी सरफेस के ऊपर चार्ज है, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन है, और या फिर किसी वॉल्यूम के अंदर चार्ज है यानी कि वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है, तब हमारा कूलम्ब्स लॉ वहां पर वैलिड नहीं होता है। क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर ही आपको बताया था कि कूलम्ब्स लॉ की जो लिमिटेशन होती हैं, जो कंडीशंस होती हैं, उसमें एक कंडीशन ये भी है कि चार्ज मस्ट बी पॉइंट चार्ज। इसीलिए हमको गॉस लॉ की जरूरत पड़ी है। तो अगर आपसे बेसिकली ये बात पूछी जाती है किसी एग्जाम के अंदर कि गॉस लॉ, कूलम्ब्स लॉ के होते हुए गॉस लॉ की आवश्यकता क्यों है, गॉस लॉ की जरूरत क्यों पड़ी है, तो सिंपली आंसर क्या होगा कि कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, जबकि गॉस लॉ हर प्रकार के चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। गॉस लॉ का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना। कुछ टर्म हम यहां पर डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम एक टर्म डिफाइन करेंगे, एरिया वेक्टर। इसको हम वेक्टर डीए, किसी किसी बुक में इसको वेक्टर डीएस भी लिखा हुआ है, तो आपको उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। चाहे वेक्टर डीए लिखें या वेक्टर डीएस लिखें, दोनों ही चीजें बिल्कुल ठीक है। डी का मतलब वेरी स्मॉल होता है, ए का मतलब एरिया है। हम सबको मालूम है कि एरिया जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, बट फिर भी हमें इसे एक वेक्टर क्वांटिटी बनाना है। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, किसी बहुत बड़े एरिया पर जब हम छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट लेते हैं और उस एलिमेंट्री पार्ट की डायरेक्शन उस सरफेस के परपेंडिकुलर लेते हैं, तब उसको एरिया वेक्टर कहते हैं। समझिए, मान लीजिए कि ये कोई एक एरिया है, कोई भी एक एरिया हो सकता है, इसका कुछ भी एरिया हो सकता है। मान लीजिए इसका एरिया ए है। अब एरिया तो स्केलर क्वांटिटी है, बट अगर हम इस पर क्या करते हैं, एक सेगमेंट लेते हैं, यहाँ पर एक एलिमेंट्री पार्ट लेते हैं, ये बहुत ही छोटा सेगमेंट है। अच्छा, वेक्टर स्केलर भी एक मिनट में रिवीजन कर लीजिए। वेक्टर वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होती हैं, स्केलर वो होता है इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अब मान लीजिए कि ये एक छोटा सा एरिया हमने इसी के ऊपर ले रखा है, इसका एरिया ए है और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो डी ए है, और इस पर सपोज करिए ये बोर्ड के प्लेन में ही है, तब इस पर जो परपेंडिकुलर बनेगा इस तरीके से नॉर्मल, उसके अलोंग इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी और मैग्नीट्यूड इतना ही होगा, और ये मैग्नीट्यूड कितना है, डी ए है। तो जब भी हम एरिया वेक्टर लेते हैं किसी भी सरफेस पर लेते हैं और एरिया वेक्टर की उस सरफेस पर जो डायरेक्शन होती है उसके परपेंडिकुलर होती है। एक और एग्जांपल समझिए, जैसे ये हमारी हाथ है, हाथ के ऊपर ये इसका पाम का कुछ सरफेस है, इस पर अगर हमें एरिया वेक्टर लेना है तो हम यहाँ पर एक छोटा सा सेगमेंट लेंगे और उस सेगमेंट पर अगर ये डायरेक्शन बना दी जाए परपेंडिकुलर, तब ये एरिया वेक्टर होगा। एरिया वेक्टर जिस भी सरफेस पर लिया जाएगा उसके परपेंडिकुलर होगा। तो अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए कि एरिया वेक्टर इज ए वेक्टर, इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ दैट सरफेस ऑन विच इज वाज टेकन एंड इट्स मैग्नीट्यूड डीए इज वेरी स्मॉल। तो ये हमारा एरिया वेक्टर की डेफिनेशन बनेगी। क्यों डिफाइन की है अभी पता चल जाएगा।
इसके बाद में हम एक और टर्म डिफाइन करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको हम लिखते हैं फाई ई से। आपको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। इस पूरी की पूरे गॉस लॉ, गॉस थ्योरम या कुछ भी कह सकते, गॉस लॉ भी कहते हैं, कुछ लोग गॉस थ्योरम भी कहते हैं, बट एक्चुअल में लॉ है। इस पूरी गॉस लॉ का एक ही ऑब्जेक्टिव है और वो ऑब्जेक्टिव है इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे तो हम इजीली पोटेंशियल भी फाइंड कर सकते हैं, फोर्स भी फाइंड कर सकते हैं। हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए डिफाइन करने वाले हैं। पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन कर लेते हैं। अगर हमसे सिंपली पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक लाइंस का वो नंबर है जो किसी सरफेस से पार होता है। सिंपल समझिए कि सपोज करिए, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, अगर आप में से किसी ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो मैंने आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है, वहां से जाके देख लीजिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और अगर किसी भी बच्चे को किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत आती है, आप कमेंट करके पूछ लीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक भी डाल रखा है ग्रुप का, और टेलीग्राम का भी ग्रुप का लिंक डाल रखा है। आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपका पढ़ाई से रिलेटेड जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स है, डाउट्स हैं, किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मैं आपको वहां पर क्लियर कर दूंगा। पिछले लेक्चर में हमने बताया था, अगर ये चार्ज है तो यहां से बहुत सारी इलेक्ट्रिक लाइंस निकलती होंगी। ये सारी की सारी इलेक्ट्रिक लाइंस जो है वो इनविजिबल होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पर एंटर करती हैं। इस तरीके से मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर, ये बात बता रखी थी। अब समझिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ और नहीं होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस का वो नंबर है जो कि किसी एरिया से पास होता है। मान लीजिए ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रिक लाइंस हैं और हमने यहाँ पर कोई एक एरिया रख दिया। इस एरिया से जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइंस पास होंगी उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पर एक लाइट लगा रखी है। इस लाइट से बहुत सभी पॉसिबल डायरेक्शंस में लाइट निकल रही है, लाइट रेज निकल रही है। अब सपोज कीजिए कि ये एक हाथ पाम है, इसका कुछ एरिया है, इस एरिया से जो भी लाइट पास होगी, वैसे तो ये यहां से पास नहीं हो पाएगी, लेकिन आप सपोज कर लीजिए कि यहां से जो भी लाइट पास होगी, अगर आप लाइट को इलेक्ट्रिक लाइंस मानते हैं, हाथ को एरिया मानते हैं, तो इस एरिया से जितनी भी लाइट पास हो जाएंगी वो यहां से फ्लक्स कहलाएगा। फ्लक्स बेसिकली वो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं जो कि किसी एरिया से पास होती है। यानी कि फ्लक्स को डिफाइन करते समय हमें एरिया डिफाइन करना पड़ेगा साथ में, और ये बताना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, किसी भी एरिया से पास होने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस। तो बेसिकली बात आपको समझना ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और कुछ ना होकर के इलेक्ट्रिक लाइंस हैं जो कि किसी एरिया से पास होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर हम बात चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर, तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कहां पर, जहां जहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी वहां वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो सिंपली जहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो अगर कहीं सरफेस, किसी भी सरफेस से फ्लक्स लिंक्ड है तो दैट मींस वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिंक्ड होना चाहिए। क्योंकि अगर हम कहते हैं कि इस सरफेस से कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस जा रही हैं तो इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इन दोनों में एक रिलेशन भी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में और इलेक्ट्रिक फील्ड में। बात समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। अगर आप सिंपली ये बात समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस का वो नंबर है जो कि किसी सरफेस से पास होता है। मैं इसके लिए एक डेफिनेशन बनाता हूं। यहाँ पर मान लेते हैं ये कोई सरफेस एरिया है, इस सरफेस एरिया से कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस पास होती हैं परपेंडिकुलरली, और मान लीजिए कि इनकी नॉर्मल से जो एंगल है वो थीटा एंगल है। अब जब ये इलेक्ट्रिक लाइन से, ये जो लाइन मैंने बनाई है ये इलेक्ट्रिक लाइन से कैसे पार हो रही है, इस तरीके से आर पार हो रही है। 3D में बना हुआ है तो इसलिए आपको लगता होगा इस तरीके से आर पार हो रही है इलेक्ट्रिक लाइंस। तो जब इलेक्ट्रिक लाइंस आर पार होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी, इसका कुछ एरिया होगा ए। तो इसकी दो डेफिनेशन दूंगा मैं। पहले क्वालिटेटिव डेफिनेशन दे देता हूं। तो द नंबर ऑफ, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस passing perpendicular through any surface area is called electric flux linked from that area। एक तो ये डेफिनेशन होगी। दूसरी डेफिनेशन हम इसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन बनाते हैं तो ये हो जाएगी E डॉट डी। यहां से अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाते हैं तब बन जाएगी द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहां से अगर हम इसकी यूनिट बनाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर और इसकी होती है मीटर स्क्वायर।
तो यहां से हो जाएगी वोल्ट इंटू मीटर, ये इसकी यूनिट रहेगी। एक और यूनिट होती है इसकी, न्यूटन पर कूलाम लिखेंगे और इसकी मीटर स्क्वायर लिखेंगे, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम हो जाएगी। अच्छा, हम लोगों ने फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ा था कि ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, ये हमारे पास मिल जाएगा फाइनल फॉर्मूला। आपको ये फॉर्मूला याद भी रखना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है वो हमें समझना चाहिए गॉस लॉ के बारे में, कि गॉस लॉ क्या है, गॉसेस लॉ। देखिए, कूलाम्स लॉ में प्रॉब्लम है, इसलिए गॉस लॉ को लाना पड़ा। कूलाम्स लॉ में बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि कूलाम्स लॉ से जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे तब चार्ज का पॉइंट चार्ज होना अति आवश्यक है। अगर चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं है तब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड नहीं होगी। गॉस लॉ क्या करता है, हमें स्कोप दे देता है और ये कहता है कि आप कहीं से भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, चार्ज चाहे पॉइंट हो, चाहे लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन हो, कोई भी हो, डायमेंशनलेस हो, 1D हो, 2D हो, 3D हो, किसी भी प्रकार का चार्ज होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम फाइंड कर लेंगे गॉस लॉ की हेल्प से। तो गॉस लॉ का जो स्टेटमेंट है वो फ्लक्स को लेकर के है, यानी कि गॉस लॉ जो इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेगा उस डेफिनेशन में बार बार फ्लक्स को लेकर जाएगा। फ्लक्स बेसिकली है वही इलेक्ट्रिक लाइन से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। आगे बढ़ते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड टू द एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज इनसाइड द सरफेस या एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो सीधी सी बात है कि अगर मान लेते हैं किसी भी सरफेस के अंदर Q चार्ज है, तब जो उसका फ्लक्स होगा वो इतना होगा, वोल्ट इंटू मीटर। कोई भी क्लोज सरफेस होना चाहिए, 3D सरफेस होना चाहिए। फिर से मैं इसका स्टेटमेंट बोल देता हूं, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड फ्रॉम एनी क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ये जो चार्ज होगा वो एनक्लोज्ड चार्ज होगा बाय द सरफेस, एनक्लोज्ड चार्ज, जो भी सरफेस के अंदर चार्ज इनक्लोज्ड होगा उसकी बात होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गॉसेस लॉ जो है वो सिर्फ 3D सरफेस के लिए एप्लीकेबल है, इसीलिए इसको लॉ कह रहे हैं, थ्योरम नहीं कह रहे हैं। अगर ये सारी सरफेसेस के लिए एप्लीकेबल होता तब तो हम इसको थ्योरम कहते, लेकिन यहां पर एक कंडीशन है क्लोज्ड सरफेस वाली। अब जो भी चीज अपने साथ कंडीशन लेकर आती है वो थ्योरम नहीं हो सकती, थ्योरम के साथ कोई कंडीशन नहीं होती। तो किसी भी क्लोज्ड सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो इतना होगा। आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो चार्ज है वो नेट चार्ज होगा उसके अंदर जो भी है। सपोज करिए कि ये एक स्फीयर है और यहां पर -1 कूलाम, 2 कूलाम और 3 कूलाम इस तरीके से चार्ज है। स्फीयर है ना कि सर्कल, सर्कल ओपन सरफेस है, सर्कल के लिए तो गॉसेस लॉ एप्लीकेबल ही नहीं होगा। स्फीयर है, अगर आप इस समय इसमें नेट चार्ज की बात करते हैं तो प्लस का 5 और माइनस का 1 तो 4 कूलाम होगा। अब समझ आ चुका होगा। और अगर मान लीजिए कि इसमें इस समय एक और सरफेस ले लेते हैं, ये भी एक स्फीयर है और इसमें माइनस का 5 कूलाम और प्लस का 2 कूलाम और 1 कूलाम इतना चार्ज है, तब हम अगर गॉस थ्योरम लगाने के लिए, गॉस लॉ लगाने के लिए इसमें टोटल चार्ज की बात करें तो प्लस का 3 होता है, माइनस का 5, तो माइनस का 2 रहेगा। टोटल चार्ज होगा जो नेट चार्ज होगा इनसाइड, ये समझना है आपको। अगर अंदर की तरफ नेट चार्ज पॉजिटिव है तो हमें मालूम है पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर की तरफ निकलती हैं, तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा उस सरफेस से बाहर की तरफ निकलेगा, इमर्जिंग होगा और पॉजिटिव होगा। और अगर सरफेस के अंदर टोटल चार्ज नेगेटिव है तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स अंदर की तरफ एंटर करता होगा और जो फ्लक्स होगा वो नेगेटिव होगा। अगर फ्लक्स नेगेटिव है तो उसका सिंपल मीनिंग ये है कि सरफेस के अंदर फ्लक्स जो है वो एंटर करता है, इलेक्ट्रिक लाइंस एंटर करती हैं और अंदर जो टोटल चार्ज है वो नेगेटिव है। और अगर फ्लक्स पॉजिटिव है तो उसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि फ्लक्स जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं वो बाहर की तरफ निकलती हैं। गॉसेस लॉ की कुछ इंपॉर्टेंट बात भी है। पहला पॉइंट आपको ये समझ के रखना है कि नेट चार्ज कैसे निकालेंगे, जो भी चार्ज होगा उसका सम लेंगे। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी तो स्केलर सम लेंगे, यानी कि अलजेब्रिक सम लेंगे और उसके बाद टोटल लिख लेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको क्या समझना है कि चार्ज इनसाइड द सरफेस होना चाहिए, आउटसाइड वाले का। जैसे मान लीजिए यहाँ पर प्लस का 10 कूलाम और है, इससे कोई मतलब नहीं है।
इससे लेना देना नहीं, चाहे तो बिल्कुल सरफेस के पास में ही हो तब भी लेना देना नहीं। और अगर सरफेस पर मान लीजिए क्यूब के केस में चार्ज जो है वो कॉर्नर पर रखा है, तो कॉर्नर पे जब भी कोई चार्ज रखा होता है तो क्यूब के अंदर उसका 1/8 पार्ट अंदर होता है, तो 1/8 पार्ट ही गॉस थ्योरम में लिया जाएगा, ना कि पूरा का पूरा चार्ज। दूसरी बात, अगर क्यूब के केस में कोई चार्ज क्यूब के सरफेस पर रखा हुआ है, फेस पर रखा हुआ है, 6 फेसेस होते हैं, तो आधा चार्ज अंदर होता है और आधा बाहर होता है, तो हाफ ही अंदर, जो अंदर वाला होगा उसी को कंसीडर करेंगे, जो बाहर वाला होगा उसको कंसीडर नहीं करते हैं। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये बात याद रखना है कि गॉस लॉ लगाते समय चार्ज इनसाइड वाला ही कंसीडर करना है, आउटसाइड वाला कितना भी हो किसी से कोई फर्क नहीं पड़ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखना है कि नेट चार्ज को लेना है, ना कि चार्ज को। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है कि अगर आप यहां से ध्यान से देखें तो इन्होंने सिर्फ बात की है एनक्लोज्ड सरफेस या क्लोज्ड सरफेस की, 3D सरफेस की बात की है। सरफेस की रेडियस क्या है इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या मतलब हुआ, इतना बड़ा स्फीयर या और इतना बड़ा स्फीयर, अगर इसमें भी 5 कूलम चार्ज है और इसमें भी 5 कूलम चार्ज है तो दोनों से फ्लक्स सेम हुआ, क्योंकि बेसिकली आपको पता है फ्लक्स प्रोड्यूस कौन करता है, चार्ज प्रोड्यूस करता है। फ्लक्स का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइन्स होता है। तो यहां से भी इलेक्ट्रिक लाइन्स उतनी ही होंगी और यहां से भी उतनी होंगी, फ्लक्स दोनों से बराबर होगा, कोई अंतर नहीं आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखना है कि शेप साइज पर भी डिपेंड नहीं करता है। मान लो ये है और इस तरीके से क्यूब है और क्यूब के अंदर भी 5 कूलम चार्ज है, तो जितना फ्लक्स यहां से होगा उतना ही यहां से होगा, उतना ही यहां से होगा। एक छोटा क्यूब आ जाएगा तब भी उतना ही होगा, बड़ा क्यूब आ जाएगा तब भी उतना ही होगा। सिलेंडर बना लो तब भी उतना ही होगा, कोन बना लो तब भी उतना ही होगा। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि गॉसस लॉ डज नॉट डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज, ना तो शेप पर डिपेंड करेगा कि शेप क्या है और ना ही साइज पर डिपेंड करेगा कि रेडियस क्या है उसकी। तो ये है हमारा गॉसेस लॉ। अब गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन पढ़ने से पहले हम आपको थोड़ा सा जो है वो कुछ चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताते हैं। गॉस लॉ क्यों पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए। गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड कराता है, ये दो फॉर्मूले हैं ई डी ए कॉस थीटा, एक तो ये फॉर्मूला है, एक फ्लक्स का फॉर्मूला ये है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस फॉर्मूले को लगाते समय आपको ये पता होना चाहिए कि यहां पर जो Q होगा वो इनसाइड चार्ज होगा और ये हमारा किसी भी सरफेस के लिए, ये हमारा 2D 3D 1D सबके लिए लागू होगा, जबकि ये सिर्फ 3D सरफेसेस के लिए लागू होता है। इन दोनों फॉर्मूलों को पढ़ने का, इन दोनों फॉर्मूलों को मर्ज करेंगे, आपस में दोनों को बराबर करेंगे, तो क्या मिलेगा हमारे पास, ई डी ए कॉस थीटा इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते होंगे हम इस फॉर्मूले को हमेशा इक्वल करेंगे टोटल फ्लक्स को। आपको ये दोनों फॉर्मूले समझना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि इसमें आपको करना क्या है। इतना तो आप लेक्चर में अगर यहाँ तक आ गए हैं, शुरू से देखते देखते आपको पता चल चुका होगा कि पूरे के पूरे लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी फाइंड करेंगे, अदर देन पॉइंट चार्ज। तो अदर देन पॉइंट चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो किसके लिए हो सकती है, या तो 1D ऑब्जेक्ट के लिए हो सकती है, लीनियर ऑब्जेक्ट के लिए हो सकती है, या 2D सरफेस के लिए हो सकती है, या 3D वॉल्यूम के लिए हो सकती है। तो सबसे पहले हम चार्ज डेंसिटीज के बारे में बात कर लें। तो हमारे पास जो कुछ फॉर्मूले होंगे, सबसे पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको हम लैम्डा से लिखते हैं। किसी भी लॉन्ग स्ट्रेट वायर के पर यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज होता है उसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू बेसिकली क्या होगा, Q अपॉन L होगा, या फिर हम इसको स्मॉल फॉर्म में लिख लें तो dQ अपॉन DL होगा। अगर ये हमारे पास कोई लाइन वायर है और इस पर कोई चार्ज है, तो इस वायर की पर यूनिट लेंथ पर जो चार्ज होगा उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, द चार्ज ऑन पर यूनिट लेंथ ऑफ एनी वायर इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर हम यहां से इसकी यूनिट बनाना चाहते हैं तो कूलम पर मीटर बनेगी, डायमेंशन बनाएंगे तो 80 L-1 बन जाएगी। इसके बाद में हम दूसरा देखते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम लिखते हैं सिग्मा से। किसी भी सरफेस के ऊपर, मान लीजिए ये कोई 2D ऑब्जेक्ट है, ये कौन सा होगा 1D और ये कैसा होगा 2D। ये 2D ऑब्जेक्ट है और इस पर कोई भी चार्ज है, इसका एरिया A, तो यहां से जो ये होगा सिग्मा अपॉन A। अगर हम इसको डिफरेंशिएट की फॉर्म में लिख दें तो dQ अपॉन dA, इस तरीके से बनेगा।
तो डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं? डेफिनेशन बना सकते हैं कि द चार्ज ऑन पर यूनिट सरफेस इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। यूनिट बनाना चाहें तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशन बनाओगे तो 80 N-2 हो जाएगी। इसके बाद वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको हम रो से लिखते हैं। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। आप ऐसे समझिए कि हमारे पास मटेरियल वैसे 3 टाइप का होता है, मेटल, नॉन मेटल और मेटालाइट, यानी कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है ये सिर्फ डिफाइन होता है इंसुलेटर के लिए, कंडक्टर के लिए डिफाइन नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो सारा का सारा चार्ज उसकी सरफेस पर पहुंच जाता है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंडक्टर के अंदर चार्ज मूव कर सकता है, इंसुलेटर के अंदर मूव नहीं कर सकता है। तो जब भी हम किसी भी कंडक्टर को चार्ज देंगे तो उसमें कभी भी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं आती, हमेशा क्या आती है? या तो सरफेस आएगी या लीनियर आएगी। वॉल्यूम वाली सिर्फ इंसुलेटर के लिए आएगी, सिर्फ इंसुलेटर के लिए डिफाइन होती है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट इजीली समझ आ जाए तो ठीक है, ना आए तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा मैं इस पे, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि आज सारी चीजें क्लियर कर दूं, इसलिए ये आप मुझे बता देना। और अगर किसी को ऐसा लगता हो कि स्पीड बहुत ज्यादा है तो आप जो यूट्यूब पे एक ऑप्शन भी आता है ना स्पीड को कम करने का, तो 0.75 की स्पीड पर लगाकर देख सकते हैं, आराम से नोट्स बना लीजिए। तो किसी भी वॉल्यूम में V वॉल्यूम होगा, इस पे चार्ज होगा प्लस, और डेंसिटी कितनी होगी? रो, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q/V। और अगर यूनिट बनाएंगे कूलाम पर मीटर क्यूब बन जाएगी। और अगर हम इसको और दूसरे फॉर्म में लिखें तो dQ/dV होगा। डेफिनेशन बड़ी सिंपल होगी, द चार्ज इन पर यूनिट वॉल्यूम is called volume charge density. Volume charge density is only defined for insulators. It cannot be defined for metal conductors. तो ये 3 चीजें हैं और हमको बेसिकली इन्हीं 3 चीजों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। इसके लिए वायर के लिए, इसके लिए और इसके लिए। यही हमारे एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ बनने वाले हैं। अब हम आगे अगली हेडिंग्स में आते हैं। तो अगला जो हमारी हेडिंग है वो है एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। यहां तक अगर आपने प्रॉपरली वीडियो देखी है तो आपको समझ आ चुका होगा। और हाँ, पहली वीडियो देखिए, उसके बाद ही आएगा समझ। अगर पहली वीडियो नहीं देखी या ऑफलाइन क्लास में किसी टीचर से नहीं पढ़ा है तब थोड़ा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मैं यहाँ पर कई सारी चीजें जम कर रहा हूँ। मैं यही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की यूनिट अपने क्लासरूम में जब पढ़ाता हूँ तो 5 से 6 दिन तो लगते हैं इस चीज को समझाने में, और यहाँ पर मैं शायद 2 घंटे 3 घंटे के अंदर ही सबको निपटा दूंगा। तो देखिए, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ में क्या होगा? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है लीनियर के लिए, सरफेस के लिए और वॉल्यूम के लिए। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग चार्ज्ड वायर। इसको कई तरीके से पूछ सकते हैं, वेरी लॉन्ग करके पूछ सकते हैं, इनफाइनाइट करके पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला दे देंगे, कहेंगे ये डिफाइन कर दो। तो यहां से हम देखते हैं कि हमारे पास ये एक वायर है, ये वेरी लॉन्ग वायर है, बहुत ही लेंथी वायर है, और इसकी जो इस पर चार्ज है वो इस तरीके से दे रखा है, और चार्ज की डेंसिटी जो है वो यहाँ पर लैम्डा दे रखी है, मान लेते हैं कि लैम्डा है। ये वेरी लॉन्ग वायर है, कहां से कहां तक है इसकी जानकारी नहीं है। इसके आसपास हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आप ऐसे एज्यूम करिए कि आपके घर के बाहर से एक वायर निकलता है जिसमें आप कटिया डाल दो ना ऐसे चलाते समय, वही, हाँ, उस वायर से आपके घर के अंदर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये बताना है। तो पूरा वायर तो बहुत ही बड़ा है, हेडर से आया है, कहीं तक जा रहा है, बट जो आपके घर के सामने वो आपके घर में या आसपास में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देगा, प्रोड्यूस करेगा, उसकी बात कर रहे हैं। तो सपोज करिए इससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए हम गॉसेस लॉ की हेल्प लेंगे, और गॉस लॉ की हेल्प लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? क्लोज सरफेस चाहिए होगी।
क्योंकि गॉस लॉ तो ओपन सरफेस के लिए एप्लीकेबल ही नहीं होता है। तब हम क्या करते हैं, यहां पर एक सिलेंडर ले लेते हैं इस तरीके से। अब आप ऐसे एज्यूम कीजिए कि ये जो सिलेंडर है वो इस वायर के इस तरीके से अराउंड है और सिलेंडर के बीच से निकला है वायर, और इस सिलेंडर की रेडियस कितनी है, आर है, सिलेंडर की लेंथ कितनी है, एल है। ये सिलेंडर बना रखा है। अब ये सिलेंडर जो है, इस सिलेंडर के अंदर से वायर निकला है। अंदर जब चार्ज है तो अंदर चार्ज है तो चार्ज तो इलेक्ट्रिक लाइंस प्रोड्यूस करेगा, और जब वो इलेक्ट्रिक लाइंस प्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा, सब तरफ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हम यहाँ पर एक एलिमेंट्री एरिया ले लेते हैं। अच्छा, जो हमारा सिलेंडर होता है बच्चों, सिलेंडर में दो सरफेसेस होती हैं, एक कर्व सरफेस होती है जो ऐसे दिखाई देती है, और सर्कुलर सरफेसेस होती है जो ऊपर और नीचे रहती है, जिनको क्रॉस सेक्शन सरफेसेस या बेस सरफेसेस या सर्कुलर सरफेसेस भी कह देते हैं। तो हमने कर्व सरफेस पर एक एलिमेंट्री पार्ट ले लिया, इसका एरिया डी होगा, बहुत छोटा सा। और अगर हम कर्व सरफेस के इस वाले पॉइंट की बात करें, यहां पर अगर हम टेस्ट चार्ज रख दें तो ये प्लस इसको रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो होगी ये। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे देखते हैं। दूसरी चीज, ये जो एलिमेंट्री एरिया है इसका एरिया होगा वेरी स्मॉल डी ए, और डी ए है तो फिर इसका एरिया वेक्टर बनाएंगे, और एरिया वेक्टर बनाने के लिए आपको डायरेक्शन लेना पड़ेगी। और डायरेक्शन अगर आप लेते हैं तो फिर आपको समझना पड़ेगा, मार्कर भी सिलेंडर की तरह होता है। अगर यहां पर एरिया वेक्टर लिया तो डायरेक्शन होगी ये, यहां पर एरिया वेक्टर लिया तो डायरेक्शन ऊपर होगी, यहां पर एरिया वेक्टर लिया तो इधर होगी। तो यहां पर अगर एरिया वेक्टर लिया तो डायरेक्शन यही होगी, एरिया वेक्टर, दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। इसके बाद हम सर्कुलर सरफेसेस की बात करें तो ये होगी हमारी सर्कुलर सरफेस, जितना नीचे से होगा उतना ही ऊपर से होगा, डबल कर लेंगे। अगर हम इसकी बात करें, यहां पर इस वाले पॉइंट पर ये प्लस इसको रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहीं आने वाली है, या फिर ऐसे आप याद रख लीजिए, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा दूर की तरफ होती है, नेगेटिव से पास की तरफ होती है। अच्छा, ये जो एलिमेंट्री एरिया है, यहां पर एरिया वेक्टर देखेंगे तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या जाएगी, ऊपर परपेंडिकुलर, यहां ये होगी एरिया वेक्टर। और यहां इनके बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, जबकि यहां पे 0 है, सेम डायरेक्शन। एक और बात समझो, यहां से जब एंगल 90 डिग्री है तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। इसका मतलब है यहां से सारा का सारा फ्लक्स 0 हो जाएगा। जब इस सरफेस से सारा फ्लक्स 0 होगा तब इससे भी सारा फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। तो सर्कुलर सरफेसेस से दोनों से फ्लक्स 0 होने वाला है, जबकि यहां से फ्लक्स 0 नहीं होगा क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो हम यहां से लिख दे रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम ये फ्लक्स है, फ्रॉम सर्कुलर एरियाज। तो सर्कुलर एरिया से अगर हम स्मॉल फ्लक्स की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 2E cos 90। 2 इसलिए लगा हुआ है क्योंकि दो सरफेसेस है, वैसे तो क्या फॉर्मूला लेना चाहिए था, EDA। cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो ये ऑल टुगेदर ये भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0 से मल्टीप्लाई करोगे सब 0 हो जाएगा। तो यहां से अगर हम टोटल की बात करें तब भी 0 हो जाएगा। अच्छा, एक बात आपको यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ, अगर बच्चों हमें कहीं से स्मॉल फ्लक्स पता है और टोटल फ्लक्स निकालना है तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हमें स्मॉल फ्लक्स का इंटीग्रेशन कर देना होता है। इंटीग्रेशन उसका होता है जिसके साथ डी लगा होता है, ठीक है। तो यहां से फ्लक्स 0 हो गया। अब हम देखेंगे स्मॉल फ्लक्स फ्रॉम कर्व सरफेस, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस से देखेंगे तो डी फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई डी ए कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो ई डी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई डी ए ही हो जाएगी, मल्टीप्लाई में 1 हो जाएगा। अब यहां से आपको ये बात समझना है कि ये स्मॉल फ्लक्स है और हमें किससे चाहिए, पूरी सरफेस से। जब भी हमें कोई स्मॉल चीज पता हो और पूरी सरफेस से निकालना हो तब हमें उसका इंटीग्रेशन करना पड़ता है। हम यहां से इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल फ्लक्स फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। तो कर्व्ड सरफेस से जो टोटल फ्लक्स निकलेगा वो हो जाएगा, क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन होगा ई डी ए का। ई बाहर आएगा, डी ए यानी कि एरिया, इसका छोटे से पार्ट का एरिया, और जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो टोटल का एरिया आएगा। और टोटल का एरिया क्या होता है, सिलेंडर का कर्व एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एल, यानी कि 2 पाई इंटू
आर इंटू एल, तो 2 पाई आर एल। इसमें अगर हम गॉस थ्योरम यहीं पे अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर गॉस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा अगर अंदर चार्ज है। चलो ठीक है, मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, ये रहेगा। अगर हम नेट फ्लक्स की बात करें तो नेट फ्लक्स हाँ, नेट फ्लक्स की बात करें तो यहां से तो 0 है और यहां से कितना होगा, ये लिखा है, टोटल करेंगे तो यही आने वाला है। यहां पर फ्रॉम गॉस थ्योरम, फ्रॉम गॉस लॉ, गॉसेस लॉ, अगर हम गॉस लॉ की बात करें तो यहाँ पे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अगर मान लेते हैं इसके अंदर चार्ज क्यू है, और ये ई 2 पाई आर एल, मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो ई इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और क्यू अपॉन एल। क्यू अपॉन एल क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ाई, क्यू अपॉन एल होता है लैम्डा, तो क्यू अपॉन एल की वैल्यू अगर हम लैम्डा रख देते हैं तो ई इक्वल टू कितना आएगा, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा अपॉन आर। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो 2 लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये आ जाएगा न्यूटन पर मीटर। इससे ये डेरिवेशन आ गया। सरफेस वाला भी इसी प्रकार से होता है और वॉल्यूम वाला इसी टाइप से होता है।